कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान एक घोषणा किया था कि बिजली का बिल आधा होगा। कहाँ आधा हुआ हम किया, लेकिन वर्तमान सरकार मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों से भी आगे 2 कदम जा रही है। एक्चुअल में समाजवादी पार्टी का वह गढ़ है और रहेगा भी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना ज़रूर चाहूँगा कि फिर मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज़ में। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर नगर क्षेत्र में। जी हाँ, जैसे कि हम सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सभी पार्टियों के सदस्यताओं को निरस्त करते हुए नए सिरे से सदस्यता बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो जनपद गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के नगर उपाध्यक्ष के पद पर हैं वर्तमान में। हम इनसे बात करेंगे पार्टी लेवल पे और बता दें कि इसके पहले यहाँ के कई बार पार्षद रह चुके हैं। विकास क्षेत्र में बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? ठीक है सर, धन्यवाद। जैसे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, आह्वान भी किए हैं कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पद को खारिज करते हुए नए सिरे से पार्टी के लोगों को जोड़ा जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कार्यकारी भंग किया है यह बहुत ही न्यायोचित है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी समय से उन पदों पे थे और जो नए कार्यकर्ता हैं, जो बड़े पदाधिकारी बनना चाह रहे हैं, उन्हें समय नहीं मिल पा रहा था, उन्हें उन पदों पे जाने का, काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक रचनात्मक सोच है कि इस उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाया जाए। इस नाते उन्होंने कार्यकारी को भंग करते हुए नई कार्यकारी जो बनाने जा रहे हैं उसमें इस उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों से कार्य करने वाले अच्छे वर्करों को जगह देने की व्यवस्था बना रहे हैं। और आने वाला जो कार्यकारी होगा, मुझे ये लगता है कि समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत इकाई होगी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रभाव छोड़ते हुए अधिक से अधिक, हमको लगता है 40 से 45 सीट जीतने का कार्य भी करेगी। फिर हम बात कर लेंगे, चूँकि अभी समय आ चुका है, नगर निकाय की चुनाव होने वाली है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तैयारियां किस हिसाब से चली है, किस स्तर से चली है, और इसी में कार्यकारिणी सदस्य की जो पद थे उसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो इस समय कैसी तैयारी चल रही है पार्टी में? जो उन्होंने पद खारिज किया है वह एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत उन्होंने किया है। ये जो कार्य है, अनवरत कार्य है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पद पे हो या न हो, वह समाजवादी पार्टी के लिए जी जान से कार्य करता रह रहा है और करता रहेगा। जैसे कि चुनाव पे बात हो रही है तो हम बात करेंगे, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए आजमगढ़ में। जैसा कि माना जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सीट वहाँ से, आजमगढ़ की सीट जो है समाजवादी खो दी है। इसका कारण क्या हो सकता है? एक्चुअल में समाजवादी पार्टी का वह गढ़ है और रहेगा भी। सबसे बड़ी बात यह हुई कि हम चुनाव को ओवर कॉन्फिडेंस में लड़े। यदि मैं चुनाव को ओवर कॉन्फिडेंस में न लड़ता तो शायद वह चुनाव हम हारते नहीं। यही एक मात्र मेरी समझ में अभी तक जो आया है, यही एक कारण बन सकता है। और आने वाले समय में हम सभी लोग मिलके अपने को ओवर कॉन्फिडेंस में न जाके धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। और गरीब जनता जो परेशान है, जो इस सरकार की महंगाई से परेशान है, जो नौजवान नौकरी के बिना परेशान है, हम सभी समाजवादी लोग उन लोगों का साथ दें, उन लोगों के कंधे से कंधा मिला के उनका सहयोग करने का काम करें। निश्चित तौर पे आने वाला समय आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, ऐसा विश्वास ही नहीं, दृढ़ संकल्पित हैं हम लोग कि वह दोबारा आने वाले समय में मेन चुनाव में हम लोग समाजवादी पार्टी की सीट निकालेंगे। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी आने वाले नगर चुनाव में कितना प्रदर्शन दिखाने वाली है? एक चीज़ तो हम आपको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि शायद हम लोगों ने सुना था कि अंग्रेज़ जालिम थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो किताबों में पढ़ा है, अंग्रेज़ों ने हमें बड़ी बड़ी रोडें दिया, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, रेल लाइन दिया, उन्होंने पुल पुलिया दिया, हमें पढ़ने का अधिकार दिया,
उन्होंने सती प्रथा ख़त्म कराने में हमारा सहयोग कानून बना के किया। उन अंग्रेज़ों ने जो भी जुल्म किया होगा, लेकिन जुल्म के साथ गरीबों को अधिकार भी देने का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार, मुझे लगता है कि ये अंग्रेज़ों से भी आगे 2 कदम जा रही है। और ऐसी स्थिति में हम पूरी जनता से आह्वान करूंगा कि आप लोग समाजवादी पार्टी का ज़रूर साथ दें। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार सत्ता में आने के बाद 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे वादे किए थे। आपके अनुसार क्या लगता है, उन वादों पे वो खरे उतरे हैं? आप खुद सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान एक घोषणा किया था कि बिजली का बिल आधा होगा। कहाँ आधा हुआ? बिजली के बिल में दाम बढ़ा दिया गया, गरीब जनता से पैसा बढ़ा के लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दरमियान एक वादा किया था बच्चों से कि हम सारे विभागों में नौकरी देंगे, लेकिन कहीं इस 100 दिन के अंदर एक भी वैकेंसी भरी गई हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना ज़रूर चाहूँगा कि फिर मुझे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो उन्हें अपने बातों पे अडिग और निर्णयपूर्वक रहना चाहिए। यह कहने की बात हो जाती है कि हमने ये कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद केवल अपने प्रतिद्वंदियों का मकान गिराने का काम किया, अपने प्रतिद्वंदियों को जेल भिजवाने का काम किया। उन्होंने अपना प्रतिशोध निकालने में जहां तक संभव हुआ उन्होंने अपना प्रयास पूरी तरह किया। मैं आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राजा का कार्य सागर जैसा होना चाहिए। जिस तरह से सारी नदियां सागर में गिरने के बाद भी सागर बहता नहीं है इधर उधर, सबको समेटता है, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी, यह सारे तरह के लोग आपके हैं और इनके जो गलतियां हैं उन गलतियों पे सज़ा मिलनी चाहिए। कोई गलत व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति ना आपके गुस्से में, आपके प्रतिशोध में न जल जाए जो निर्दोष हो। इस नाते मैं अपने शहर के मुख्यमंत्री जी से भी यह निवेदन करूंगा कि विचार जब भी करें ठंडे दिमाग से विचार करके सज़ा देने का काम करें, बचाने का काम करें, इस गोरखपुर को सजाने का काम करें। चलिए, तो रही पार्टी की बात। मैं बात करूंगा कि आप इस नगर के क्षेत्र में कई बार आप पार्षद रह चुके हैं, वार्ड नंबर 3 के। तो मैं आपसे बात करूंगा सर कि वार्ड नंबर 3 की जनता को विकास के क्षेत्र में आप कहां तक लेके गए हैं? हम आपकी जुबानी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सर, मैं जब 2006 में इस वार्ड का पहली बार पार्षद बना था तो शायद उस समय इस वार्ड में मुझे 3 किलोमीटर खड़ंजा, 1.5 किलोमीटर पिच और 1 किलोमीटर सीसी रोड मिली थी। 400 बिजली के पोल मिले थे, 400 लाइटें मिले थीं। लेकिन आज वर्तमान में मैं बता दूं आपको, 83 किलोमीटर इंटरलॉकिंग, सीसी, खड़ंजा और पिच रोड मिला के इन 15 सालों में हमने बनवाने का काम किया। इन 15 सालों के अंदर वो 400 पोल से 1040 पोल करने का काम किया, 1040 लाइट लगवाने का काम किया। इस पूरे वार्ड को, ये वार्ड जल भराव में डूब जाता था हर साल। जब 2012 में पूर्व सीएम माननीय अखिलेश यादव जी बने थे तो 20 जून सन 2012 को मैंने एक पत्र दिया था कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी जल भराव होता है, आप मुझे एक नाला दे दीजिए। उन्होंने उस पत्र के माध्यम से यहाँ से आगणन मांगा और 16 करोड़ 5 लाख रुपया स्वीकृत किया। सिंगड़िया से तुर्रा नाले का नाला बनने लगा था, उसमें हमारे एक जनप्रतिनिधि द्वारा थोड़ी बहुत अड़ंगाबाजी की गई, जिसके नाते नाला रुकते रुकते अब जाके फिर उस नाले की कास्ट बढ़ गई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ 83 लाख रुपया रिवाइज बजट में दिया। दोनों मिला के लगभग 31 करोड़ समथिंग 32 करोड़ के आसपास रुपया हुआ और वह नाला बनके आज अपने मूर्त रूप को ले लिया और चल रहा है। यह एक कार्य, बड़ा कार्य हुआ इस वार्ड के लिए कि इस वार्ड के जल भराव से लोगों को मुक्ति मिलेगी। दूसरा,
इस वार्ड में पानी पीने के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए एक इंडिया मार्क का हैंडपंप हुआ करता था। इस वार्ड में कहीं पाइपलाइन, कहीं पानी की टंकी नहीं रहती थी। 2013 में हमने एक मांग रखा था जिस पे एक पानी की टंकी स्वीकृत हुई और डिबिया में वह पानी की टंकी लगी और इस वार्ड में लगभग हमको लगता है 90% घरों में शुद्ध पेयजल जाने का कार्य शुरू हो गया है। उसके साथ हमने अपने वार्ड में एक सीवरेज प्लान की बात रखा था। उस समय 2014 में जब रखा तो ये अमृत योजना के तहत 2014 में पूरा वार्ड मेरा सीवरेज प्लान में सैंक्शन हुआ और 2017, 18, 19, 20, 21, 22 हो गया। लगभग 95% हमारे वहाँ सीवरेज का काम भी फाइनल हो चुका है। 5% काम रह गया है, उसे 6 महीने के अंदर ठेकेदार द्वारा यह एग्रीमेंट दिया गया है कि हम 6 महीने के अंदर इसे चालू कर देंगे। तो मेरे वार्ड में पानी की, शुद्ध पानी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, ये 3 बड़े काम, बहुत बड़े काम हुए। भी देखा हूँ कि एक लड़का जो है यहाँ बैठा था और किसी मामले को लेकर शायद वो गुमशुदा था जो यहाँ बरामद किया गया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारे वहाँ सवेरे 8 बजे मैं ऑफिस पे बैठ जाता हूँ और 11 बजे तक मैं अपनी जनता की जन सुनवाई पूरी ईमानदारी से करता हूँ। इस नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस बच्चे को खोजने में सहयोग किया। उन सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नेताजी, बहुत लंबी बात हुई, लेकिन क्षणिक भर में मैं एक शब्द और बात करना चाहूँगा आपसे। इस समय सर, जो समय चल रहा है, इस समय लोकतंत्र की कितनी सुरक्षित है? हमने आपसे एक लाइन में कहा कि अंग्रेज इतने बुरे नहीं थे जितनी बुरी है सरकार। हाँ, स्पष्टली जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, लोकतंत्र कितने खतरे में है? लोकतंत्र की स्थिति यह है सर कि आज हर घर में एक अंदेशा जैसा बना हुआ है कि क्या मेरा बच्चा पढ़ के इस देश की सेवा कर पाएगा। अब इससे बड़ी बात आप क्या करें हम आपसे। इतना सशंकित है यहाँ के लोग कि क्या मेरा बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है उस पढ़ाई के अनुरूप नौकरी पा पाएगा, क्या मेरा बच्चा कहीं आगे बढ़ पाएगा। आज खाने के लाले पड़ रहे हैं, आज उसके पास स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है, आज उसके पास अपना कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं। आखिर कौन सी ऐसी स्थिति बन पड़ी है कि आज देश में पैसे की क्राइसिस शुरू हो गई। निश्चित तौर पे वर्तमान सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं गलत हैं, जिसके नाते हमारा देश लगातार पीछे जा रहा है। जो 58 रुपया डॉलर हुआ करता था, आज 79 रुपया 16 पैसे के डॉलर पे जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो विदेश का कर्जा है, हम 58 रुपये के हिसाब से कर्जा भरने वाले थे, आज 79 रुपये के हिसाब से कर्जा भरेंगे तो हमारे देश के बजट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो मुझे सरकारी आंकड़े में बताई जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि वह सत्य है। ऐसा मैं अनुभव करता हूँ, व्यक्तिगत अनुभव करता हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह सत्य है। इस सत्य से हमें कहीं ना कहीं अनभिज्ञ किया जा रहा है। इस नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से यह ज़रूर कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, राजा हैं आप और प्रजा हैं हम लोग। कम से कम राजा को अपनी प्रजा पे दया भाव के या उसके विकास भाव की सोच पनपानी चाहिए और इस देश को, इस प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए हम सभी आपके साथ हैं। लेकिन आप अपनी नीतियां देश के हित में रखेंगे, हम सभी आपके साथ हैं। नीति आपकी गलत होगी तो मैं खुल के जनता के साथ हूं, आपका विरोध भी करूंगा। धन्यवाद नेताजी, आपने इतना समय दिया। तो ऐसे ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद। यह मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी लोगों ने, सारे प्रेस मीडिया के लोगों ने, सारे चैनल के लोगों ने हमेशा हमें साथ दिया, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारी बातों को अधिकारियों तक, वर्तमान मुख्यमंत्रियों तक पहुंचाने का काम किया, जिसका परिदृश्य यह रहा कि आज मेरा वार्ड हमको लगता है कि विकसित वार्ड में गिना जाएगा आने वाले 2 साल बाद। दूसरी चीज़,
इस वार्ड में अभी हम जल्दी ही करीब 12-13 सड़कें पास कराए, जो लगभग 13 करोड़ की समथिंग थी। वह अभी कार्य लगभग पूरे होने वाले हैं, और कुछ तो हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। और सीवरेज जहाँ लिख के नहीं दिया है कि हम कार्य पूर्ण नहीं करा पाए हैं, वहाँ की सड़कें बाकी हैं, उन सड़कों को भी हम बहुत जल्द बना देंगे। विकास की बात की है तो एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, यानी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और वर्तमान में जो है भाजपा सरकार है, और यही जनपद गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री जी गृह जनपद के हैं। ऐसे में सर एक विकास की बात हो रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो विकास कार्य कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के हस्तक्षेप तो होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जिसकी गवर्नमेंट होती है वह चाहता है कि विपक्ष के नेता का काम कम हो। लेकिन हम जनता के बल पे धरना देने का काम किए थे। जब हम लोगों की निधियां नहीं अलॉट की जा रही थी, 3 साल तक लगातार बोर्ड फंड से हम लोगों को निधि नहीं दी गई। चौथे साल हम सभी समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के जितने विपक्ष के नेता थे, हम लोगों ने 10 दिन लगातार धरना देने का काम किया।